हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। आज 10th क्लास का सबसे टिपिकल चैप्टर नेशनल यूरोप स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत ही नई ट्रिक के साथ। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पेज पे आपको ये पेंटिंग मिलेगी। इसको थोड़ा सा हमने अपनी तरह से मेंशन किया है। पेंटिंग 1848 में बनाई गई थी। फ्रांस का एक आर्टिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। अब पेंटिंग में चार टुकड़े थे। सबसे ऊपर हमें कौन दिखाए गए? जीसस क्राइस्ट, सेंट और एंजल्स दिखाए गए हैं। वो किस चीज का मैसेज दे रहे थे? फ्रेटर्निटी का। मीन्स लोगों में क्या होनी चाहिए? भाईचारे की भावना होनी चाहिए। अब बहुत सारे तरह के हमें लोग दिखाए गए हैं जो एक लंबी चेन में क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। मार्च किसकी तरफ कर रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लैग्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉस्ट्यूम्स आर देयर। तो इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? इनके फ्लैग्स और इनके कॉस्ट्यूम्स है। जो फ्लैग्स हैं वो ट्राई कलर रहेंगे, वो आज़ादी का सिंबल है, मीन्स लिबरलिज्म। तो जो इनका झंडा है वो किस चीज को दिखा रहा है? इनकी लिबरल होप्स को दिखा रहा है। अब ये किसकी तरफ मार्च कर रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ, टू पे देयर होमेज। होमेज मीन्स श्रद्धांजलि। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नाम से ही पता लग रहा है वो किस चीज को सिंबलाइज करती है? लिबर्टी को। इनके एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है और एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। उस समय खाली मैन के राइट्स की बात की गई थी, देयरफॉर इट इज द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। और एक हाथ में उनके टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। इनको आज़ादी का रास्ता दिखाना है। दो स्टेट्स इसको क्रॉस कर चुके हैं, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, बिकॉज दे वर कन्वर्टेड इनटू द नेशन स्टेट्स। वो उस समय नेशन स्टेट्स बन चुके थे, जो अगली स्लाइड में समझेंगे। अब यहाँ पर सब कुछ नीचे कुछ रिमेन्स पड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे मुकुट वगैरह दिखेंगे आपको एनसीईआरटी की बुक में, क्राउन वगैरह होंगे। वो किस चीज को दिखाते हैं? एंडिंग ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। मीन्स एक इंसान की सरकार, मीन्स एक इंसान के कंट्रोल में रहने वाली सरकार मिलिटराइज रहेगी, सेंट्रलाइज रहेगी, रिप्रेसिव रहेगी। तो ये जो सारा का सारा हमारा जो विजन है ये यूटोपियन विजन कहलाता है। मीन्स एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो शायद पॉसिबल ही ना हो। मीन्स वी आर एम्फसाइजिंग ए सोसाइटी दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और उसने सपना कौन सा देखा? डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक का। आप ही सोचिए, एक समय जब दुनिया में राजाओं का रूल है, ये डेमोक्रेसी का सपना देख रहे हैं, तो ये विजन कौन सा कहलाया होगा? यूटोपियन। और इससे हमें सीखने के लिए क्या मिलता है कि सपने देखना बहुत जरूरी है। जो आज सपने हैं कल वो हकीकत बनती है। अब दुनिया में डेमोक्रेसी है। इसी तरह किसी ने कहा हाथ धोने से क्या होता है? कीटाणु नहीं मरते। उसकी बहुत पहले कहा गया बात गलत है, लेकिन अब कोरोना ने साबित कर दिया दैट इट इज एसेंशियली ट्रू। तो आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पर हमारे पास क्या आ जाएंगे? दो डेफिनेशंस आएंगे। नेशन स्टेट का मतलब समझिएगा। जब रूलर्स को भी और लोगों को भी लगे उनकी कॉमन आइडेंटिटी है, जो भी हमारे देश के रूलर्स हैं, हम सभी हैं, हमको लगना क्या चाहिए? हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, जैसे हमें लगे हम इंडियंस हैं। ये फीलिंग हमारे अंदर बहुत पुराने समय से नहीं है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। मीन्स हम सबको मेहनत करनी पड़ी, स्ट्रगल्स की, एक्शन दिखाया लीडर ने, तब जाकर हमारे अंदर ये फीलिंग आई। तो इस तरह के लोग क्या बनाते हैं? नेशन स्टेट्स। और यही फीलिंग कौन सी कहलाती है? नेशनलिज्म की, द फीलिंग ऑफ बीइंग वन नेशन। अब मॉडर्न स्टेट किसको बोलते हैं? जहाँ किसी के पास सॉवरन कंट्रोल होता है। मीन्स वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, वेदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल। ये क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होती है, डेफिनेट, जो उसकी अथॉरिटी है जिस इलाके पर वो टेरिटरी डिफाइंड हो। और एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंट्रलाइज पावर। अगर ये तीन क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हैं, दैट इट इज द मॉडर्न स्टेट। जब नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे तो फ्रांस का केस डिस्कस होगा। फ्रांस में किसका रूल चलता था? लुई 16 का। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तो उसका सबसे बड़ा रिजल्ट क्या निकल कर आया? जो पावर थी वो राजा के हाथ से किसके हाथ में चली गई? इन द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट था। और एक प्रोक्लेमेशन आया, पीपल वुड शेप द डेस्टिनी ऑफ द नेशन।
मीन्स अब जो नेशन की मंजिल है उसको तय कौन करेंगे? दे वुड सर्टेनली बी द पीपल। नेक्स्ट आएंगे तो हमारे पास अब फ्रांस में क्या कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पर बोर्ड, जिससे आपके अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी है। इन सबको लगना क्या चाहिए? दैट दे आर बिलोंगिंग टू फ्रांस। अब देखिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले ला पाट्रे लीसियन का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज कराया गया। ला पाट्रे मीन्स वी आर हैविंग द सेम फादरलैंड, लीसियन वी आर द सिटीजन्स ऑफ सेम कंट्री। लगे तो भाई आप एक देश के हो। फिर वहाँ पर एक जो हमारे पास एक्टिव सिटीजन्स थे, उन्होंने एक बॉडी को सेलेक्ट किया जिसका नाम क्या रख दिया गया? नेशनल असेंबली। रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को चेंज करके इसमें बदला गया ट्राई कलर। ये एग्जैक्टली उनका फ्लैग नहीं है लेकिन ट्राई कलर है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी आ चुकी थी, मींस कंट्रोल कहाँ गया? एक सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में आया। अगली स्लाइड पर आएंगे तो सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज आ गए थे। जब सामान इधर से उधर जाता है तो उस पर कस्टम ड्यूटीज लगती हैं, उनको भी क्या कर दिया गया? जो देश के अंदर अंदर कस्टम ड्यूटीज हैं वो रिमूव की गई। गीत गाए गए, कस्में खाई गई और शहीदों को याद किया गया। हाइम्स वर sung, oaths were taken and the martyrs were also remembered। और यूनिफॉर्म सिस्टम किसका आ चुका था? वेट्स एंड द मेजर्स। मतलब कोशिश क्या की गई कि सब कुछ एक जैसा हो जाए अगर एक देश है। और सबसे लास्ट में रीजनल बोलियों को उन्होंने डिस्करेज किया कि भाई अलग अलग भाषाएं ना बोले, सब फ्रेंच बोले। तो ये सारा सिस्टम हमारे पास कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए रहा। लेकिन इसी बीच कुछ क्लब्स बने फ्रांस में, उनका नाम रखा गया है जैकोबियन क्लब। 1790 की बात रही है। ये कहाँ पर बने? पूरे यूरोप में बने। इन्होंने बनाए? स्टूडेंट्स एंड द एजुकेटेड मिडिल क्लास ने बनाए। पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास के लोग शामिल हुए। इन्होंने फ्रेंच आर्मीज के लिए कहाँ कहाँ पर रास्ता तैयार किया? हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में। सब जगह कौन पहुंच रही थी? फ्रेंच आर्मी। जैसे मान लो बेटे अगर हम इटली हैं और फ्रेंच आर्मी हमें जीतने के लिए आ रही है, तो हमारे देश में जो जैकोबियन क्लब्स थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? फ्रेंच आर्मी को, बिकॉज ऑफ द स्टेप्स दैट यू हैड स्टडीड अर्लियर। फ्रेंच आर्मीज किसको हटाना चाहती थी? डेस्पोटिज्म को। यूरोप को, देशों को किसमें बदलना चाहती थी? नेशन में। और जो फीलिंग वो लाना चाहते थे दैट वाज सर्टेनली द फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म। तो ये हमारे जैकोबियन क्लब्स थे। इसी बीच फ्रांस पर किसका कंट्रोल आ गया? नेपोलियन का। ये 1804 की बात है और उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में क्या किए? जबरदस्त चेंजेस किए। सबसे पहले उसने प्रिविलेज जो मिलती थी बर्थ के बेसिस पर, जैसे फ्रांस में फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्स नहीं देते थे, वो खत्म कर दी गई। सभी को राइट टू प्रॉपर्टी का, मींस आप क्या रख सकते थे? प्रॉपर्टी रख सकते हैं। अब सारी प्रॉपर्टी स्टेट की नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो समझ गए, उन कानून की नज़रों में सब बराबर हो गए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया गया फॉर इजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। फ्यूडल मींस, फ्यूडल लॉर्ड किन्हें बोलते हैं? जिनके पास बहुत सारी लैंड होती है। सर्वडम खत्म कर दी गई। सर्वडम याद रखिएगा, दो तरह के वहां पर कौन होते थे? पीजेंट्स होते थे। एक फ्रीनेंस और एक सर्व्स। जो जमीन के साथ बिकते थे देवर द सर्व्स, जो नहीं बिकते थे फ्रीनेंस, तो उसको खत्म किया गया। उनके ड्यूज खत्म कर दिए गए और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को हद से ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया नेपोलियन ने। कई बार तो बेटे कुछ लोग बोलते हैं कि मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप है, लेकिन हर किसी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। अब ये सारे स्टेप्स बिजनेसमैन को अच्छे लगे, पेजेंट्स को अच्छे लगे। उन्हें लगा अगर इतना ही सब कुछ हुआ तो कितना आसान मूवमेंट हो जाएगा गुड्स एंड द कैपिटल का। भाई अब सामान इधर उधर जा रहा है आराम से, बिल्कुल स्मूथ बिजनेस चल रहा था। अब जगह जगह किसको वेलकम किया गया? नेपोलियन को। चाहे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स, वार्सा, वेंज और मिलान। ये तो आपको रटना पड़ेगा। देखिए कुछ चीज़ें, हर जगह नेपोलियन को वेलकम किया जा रहा था। और कुछ जगह तो उसे क्या कहा गया? हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, आज़ादी का फरिश्ता आ गया है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो नेपोलियन के साथ भी रहेगा। उसके कुछ नेगेटिव्स थे। उसने सेंसरशिप चलाई। सेंसरशिप कंट्रोल कर लेना पूरी तरह से प्रेस को। मीन्स किस चीज़ को कंट्रोल किया? जो आप बोलेंगे, सोचेंगे, एवरीथिंग वॉज कंट्रोल्ड। न्यूज़पेपर आर्टिकल में जो भी लिखा जाएगा
उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, और लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा तभी आता है जब टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। उसने फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन चलाया, लोगों को फोर्सिबली क्या बना दिया गया, सोल्जर्स। तो देखिए इसके बाद हुआ क्या कि पॉजिटिव्स तो काफ़ी थे, लेकिन नेगेटिव्स ने उनको आउटवे कर दिया था। नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में हार गया था। तो यहाँ पर हमारी नेपोलियन की कहानी भी समाप्त हो गई। इसी बीच हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब हम नेशनलिज्म लाना चाह रहे थे पूरे यूरोप में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। देयर वर सर्टेन रीजंस। सबसे पहले पूरा यूरोप किंगडम, डचीज और कैंटोन्स में डिवाइडेड था। मिलिट्री के बहुत कंट्रोल में एरियाज थे, छोटे राजा, बड़े राजा, हर तरह के राजा चल रहे थे। अलग अलग भाषाएं बोली जा रही थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस वर देयर। Different types of the people were there, or different ethnic groups were there. Means ethnic याद है, social division based on the shared culture, जो आपने पावर शेयरिंग चैप्टर में भी पढ़ा था। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। अलग अलग राजा थे, कैंटोन्स के इलाके थे, मिलिट्री के, अलग अलग भाषाएं थी, कल्चर अलग थी, अलग अलग लोग थे, अलग अलग ग्रुप्स थे। इसको हम एक बड़ी सल्तनत से समझेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल उसका नाम हैसबर्ग अम्पायर रहेगा। हैसबर्ग अम्पायर का एक क्वेश्चन बनता है, इट वॉज ए पैच वर्क ऑफ डिफरेंट एम्पायर्स, वो समझते हैं। हैसबर्ग अम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करती थी। इसकी मैंने एक पहचान बना रखी है, समझना चाहें तो आप उससे भी समझ सकते हैं। हंस हंस कर बर्गर खाए जा रहे थे, क्योंकि ये हैसबर्ग अम्पायर थी। किस पे रूल करती थी? ऑस्ट्रिया हंगरी पर। ऑस्ट्रिया के लोग बर्गर खा रहे थे, हंगरी थे। इसमें जो सबसे बड़ी रीजन थी वो एल्पाइन थी। तो लोगों को लगा भाई एल्पाइन पे जाकर पहाड़ियों पर मैच खेलते हैं। तो एल्पाइंस पे जाने के लिए टायर्स को रोल किया गया। पहली रीजन एल्पाइन की टायर रोल बनी, ऑस्ट्रिया वाले हैं, ऑस्ट्रिया बनी। 10-10 लोगों ने मैच जमीन पर खेला तो सुडेनटेन लैंड बनी, और भूमि पर भी मैच खेला गया तो ये बोहीमिया बनी। लेकिन जब लोग मैच खेल रहे थे तो स्पेशली क्या हुआ, उनके जर्म्स लगे, और शाही लोगों के ज़्यादा जर्म्स लगे, क्योंकि उन्हें भाई अपनी चिंता ज़्यादा रहती है कुछ हो ना जाए। तो ऐसे लोग एरिस्टोक्रेट्स कहलाते हैं। जब जर्म्स लगे तो उनकी भाषा कौन सी बन गई? जर्मन। इधर वो लोग क्या करने लगे, लोमड़ी के साथ बार में चले गए, वाइन का यूज़ करने लगे। थक गए होंगे ना मैच खेलते खेलते, और पास्ता भी खाया तो उनकी भाषा बन गई इटालियन। यानी लोम्बार्डी वेनिशिया में क्या बोली जाती थी? इटालियन। उन्हें लगा भूख भी लग रही है यार, थोड़ा सा मग भी शेयर कर लेते हैं यार के साथ। तो भूखे लोगों ने क्या किया, मग किसके साथ शेयर किया? यार के साथ। हंगरी में क्या बनी? मग यार। नशा होने पर एक दूसरे के गालों पर पॉलिश लगाई, या खुद के गालों पर ही क्या लगा दी, थोड़ी पॉलिश लगाई। यानी गलीशिया में क्या बनी? पॉलिश लैंग्वेज बनी। तो एक बार इसको दोबारा सुनिएगा, चाहे तिबारे सुनिए, खुद ही क्लियर हो जाएगा आपको सारा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हमने प्रूव क्या किया, तरह तरह की रीजन्स थी। अब तरह तरह के लोग, भाषाएं और रीजन्स हो गई हैं। कुछ पीजेंट्स तरह तरह के कौन थे? कुछ भूमि पर स्लो चलते थे और ये नॉर्थ में रहते थे। वो मीन स्लोवैक नॉर्थ। कुछ कोट पहनते थे, वो साउथ में रहते थे। कोट से याद कीजिएगा क्रोट्स। कुछ वैन भी स्लो चलाते थे, तो लोग कहते थे भाई इससे अच्छा ओला वाली कार कर लो। तो स्लोविनीज कार्नियोला में रहते थे। और कुछ रूमन्स का ट्रांसपोर्टेशन करते थे। रूमन्स कहाँ पर रहते थे? ट्रांसिल्वेनिया में। इसको याद कीजिएगा, रूमर्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट होता है। अब दो तरह के उस समय लोग हुआ करते थे पूरे यूरोप में, जो हो सकता है कि भविष्य में भी, मुझे लगता है ऐसा ही होंगे, जिस हिसाब से मिडिल क्लास के साथ गड़बड़ी की जा रही है। अमीर लोग एरिस्टोक्रेट्स कहलाते थे। ये कौन सी क्लास थी? लैंडेड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास, ताकतवर क्लास, पैसे वाला अमीर, ताकतवर। ये यूनाइटेड रहते थे डिस्पाइट द रीजनल डिविजन्स। रहे कहीं पर भी, लेकिन आपस में मिलजुल कर रहते थे। नंबर बहुत ज़्यादा कम था। एज यूजुअल अमीरों का नंबर समाज में कम होता है, तभी वो अमीर है, क्योंकि ज़्यादा लोग गरीब हैं। मैरिजेस एक दूसरे के साथ ही करते थे। एक एरिस्टोक्रेट की मैरिज हमेशा एक एरिस्टोक्रेट के साथ ही होती थी। इनके पास बड़े बड़े टाउन हाउसेज होते थे, बहुत बड़े बड़े घर, और अपने को हाई सोसाइटी का दिखाने के लिए, और फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी। ये कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच। तो देखिए
जमीन है, डोमिनेंट है, यूनाइटेड है, नंबर कम है, मैरिजेबल टाइज से लिंक है, बड़े बड़े घर हैं, और कौन सी भाषा बोलते हैं, फ्रेंच। अब हम पढ़ेंगे ज़्यादातर लोग कैसे थे वहाँ पर, ज़्यादातर कौन थे वहाँ पर, पीजेंट्स थे, ये मेजॉरिटी में थे। और जो वेस्ट साइड के पीजेंट्स थे वो ज़्यादातर किराएदार थे, मींस टेनेंट्स थे, रेंट्स पर रहते थे। और जो ईस्ट वाले थे वो गरीब थे और किस चीज़ का शिकार थे, सर्फडम का। क्योंकि देखिए वो ज़्यादा लोग थे लेकिन फिर भी किसकी कंडीशन खराब थी, इन पीजेंट्स की। और आज भी अगर देखा जाए तो समाज उसी तरह से चल रहा है, अमीर के पास पैसा बढ़ता जा रहा है, गरीब के पास कम। लेकिन बात आएगी कि नेशनलिज्म कैसा है, तो इस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये इंग्लैंड में हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, और जर्मनी में 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। यानी सबसे पहले देखिए गोरे लोगों ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, तभी तो वो बाकी दुनिया को गुलाम बना पाए। और इससे समाज में एक नई क्लास आई जिसका नाम था मिडिल क्लास, क्योंकि जब फैक्ट्री लगेगी तो हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों चाहिए। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और एजुकेटेड लोग थे। और इन्होंने जब पढ़ा लिखा, कुछ समझा, तो थोड़ा सा दिमाग खुला होगा, इनके मन में नेशनल यूनिटी वाली बात आई और इन्हें लगा यार प्रिविलेजेस खत्म हो जाए, ये क्या हो रहा भाई, किसी को फायदे मिल रहे, किसी के पास कुछ भी नहीं है। सोच थोड़ी सी पढ़ाई ने इनकी बदल दी थी। और इन्हीं लोगों ने, चाहे इनका नंबर बहुत कम था, पूरे समाज में कौन सी फीलिंग जनरेट करी थी, नेशनलिज्म की। दोबारा सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब लिबरलिज्म हमारे पास एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है फ्रीडम। अब हम तीन तरह का लिबरलिज्म इसमें स्टडी करेंगे, एक सोशल, पॉलिटिकल एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक। अब देखिए मिडिल क्लास के लिए क्या था सोशल लिबरलिज्म, उन्हें लिबर्टी मिले, आज़ादी मिल जाए, राइट्स मिल जाए और इक्वालिटी मिल जाए, बस इतने में ही सेटिस्फाइड है हमारी क्लास। तो लिबर्टी मिले, इक्वालिटी, राइट्स। लेकिन पॉलिटिकली लिबरलिज्म थोड़ा सा मुश्किल चला जाएगा। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट शुड बी मेड बाय कंसेंट ऑफ पीपल। जैसे हम वोट डालते हैं, हमारे से सरकार बने, ऑटोक्रेसी खत्म हो जाए, एक इंसान का रूल ना चले भाई, कोई प्रिविलेजेस ना मिले, अमीरों को यार फायदे मिलते हैं, ये बंद कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए देश में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो, एंड नोबडी शुड गेट द प्रिविलेजेस। यही देखो मैंने दोबारा लिख दिया, शायद इसकी जगह हमारा क्या आना था, देयर शुड बी द राइट टू प्रॉपर्टी, मींस इसको बुक में लिखा गया इनवालिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, मींस एवरीबडी शुड गेट दिस। तो ये हमारा कौन सा हुआ, पॉलिटिकल। अब बीच में ना बेटे एक A95 वाला पैरा आ जाएगा आपका, अब 95 के लिए, कि उस समय इक्वालिटी की बात तो की जा रही थी लेकिन हर फील्ड में क्या नहीं आ रही थी, इक्वालिटी। अब देखते हैं कैसे। देखिए फ्रांस में सबसे पहले पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ वोटिंग का, जो हमने पढ़ा है उसमें वोट देने का अधिकार किन लोगों को मिला, जो 25 साल से ऊपर के मैन थे विद प्रॉपर्टी, बाकी सबको तो अधिकार नहीं मिला, फिर इक्वालिटी कैसे। फिर जैकोबियन रिजाइम आई, फिर वोट देने का अधिकार 21 साल से ऊपर के मैन को मिला। फिर आए नेपोलियन भाई साहब, छीन लिया अधिकार। और पूरे के पूरे इस पीरियड में जिन मैन को अधिकार नहीं मिला, वो मैन को अधिकार नहीं मिला, दे वर जस्ट फाइटिंग फॉर द राइट टू वोट। तो एक तरफ तो क्या कहा जाएगा कि भाई सबको इक्वालिटी मिल रही है, राइट टू वोट तक में तो इक्वालिटी नहीं है, कौन सी इक्वालिटी है। तो ये क्वेश्चन बीच में उन्होंने डिस्कस कर दिया थोड़ा सा। उसके बाद हमारा आएगा इकोनॉमिक लिबरलिज्म। आर्थिक रूप से क्या होती है आज़ादी, एक तो फ्रीडम होनी चाहिए मार्केट की, मार्केट शुड ग्रो विदाउट कंस्ट्रेंट्स, यानी स्मूथ मूवमेंट गुड्स एंड सर्विस। जो स्टेट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं इधर उधर जाने पर ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे शुड बी स्टॉप्ड, भाई इधर से उधर सामान जाए, आराम से जाए। ट्रेड बैरियर्स खत्म होने चाहिए, जो टैक्सेस लगे होते थे किसी भी फॉर्म में, दे शुड बी रिमूव्ड। यूनिफॉर्म करेंसी की बात हुई और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर, नाप तो एक जैसा हो, करेंसी भी एक हो, बार बार करेंसी बदलने के प्रीमियम क्यों दे। तो ये सारी बातें किसमें, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तभी क्या हुआ वहाँ पर, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो एक इंसान ने जिम्मेदारी ली, उसका नाम किंग ऑफ प्रूशिया है। उसने बात की कि अब ट्रेड बैरियर्स को खत्म, उसने सबसे अपील की कि भाई आप भी हमें ज्वाइन कर लो, मिलजुल के काम करते हैं। सबसे पहली बात क्या की गई, सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए। नंबर ऑफ करेंसीज देखिए कितनी कम कर दी गई, 2 कर दी गई।
यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स लाए गए, नाप तो लेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब अगर 1 किलो में सब 500 ग्राम तोल रहे हैं तो सब इतना ही तोलेंगे। स्टैंडर्डाइज में 1 किलो पे 1000 ग्राम होता है। डेवलपमेंट किस चीज का हुआ? रेलवेज का, क्योंकि जब सामान बल्क में जाएगा तो डेफिनेटली रेलवे सबसे अच्छा एजेंट है। और जब रेलवेज में लोग मिले, सामान इधर उधर गया, इकोनॉमिकली सब जुड़े, तो कौन सी फीलिंग आई थी? नेशनलिज्म। तो पहले फीलिंग कौन लेकर आई? मिडिल क्लास। अब हमारा रेलवेज। तो जो पूरा हमारा चैप्टर चल रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, उसमें क्वेश्चन बनता है कि नेशनलिज्म एग्जैक्टली आया कैसे। तो ये हमारे पूरे चैप्टर के अकॉर्डिंग पॉइंट्स चलेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव्स के बारे में। 1815 के बाद जितनी भी सरकारें बनी कंजर्वेटिव थी। अब कंजर्वेटिव्स की सोच क्या है? वैसे तो हिंदी में पुराने सोच वाले हैं, जो मानते हैं सोसाइटी, स्टेट, मोनार्की, चर्च, फैमिली जो एज इट इज चलता आ रहा है वो चलने दीजिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंजेस। किस किस चीज में? सोसाइटी, स्टेट, मोनार्की, चर्च एंड फैमिली। तो इनकी सोच क्या रहती है कि भाई समाज में बदलाव ना करो, पास्ट की रेस्पेक्ट करो, और अगर चेंज लाना भी है इट शुड कम स्लोली। लेकिन अब एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप, जो ये सारे के सारे कंजर्वेटिव्स थे, ये किससे इंस्पायर हुए? नेपोलियन से, कि अगर ऐसे चेंज हम भी ला दें, इससे तो यार हम भी ताकतवर बन सकते हैं। और ये क्या क्या चेंजेस चाहते थे? इन्हें लगा एक मॉडर्न, वो भी पुराने दिनों पर नहीं लौटे, ये भी क्या चाहते थे? एक मॉडर्न आर्मी चाहते थे। भाई देखो, सबसे बड़ी ताकत इस समय आप देख ही रहे हैं, जिसके बाद अच्छी आर्मी है वो ताकतवर है। ये एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी चाहते थे। जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। अगर वो अच्छा काम करे, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। डायनेमिक का मतलब तेजी से मूव करने वाली इकोनॉमी चाहते थे। ये भी अच्छी बात है, पैसा कमाए, तेजी से आगे बढ़े इकोनॉमी। फ्यूडलिज्म, सर्वडम खत्म करना चाहते थे। तो पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंस्पिरेशन किसको मिल रही थी? इन कंजर्वेटिव्स को भी। और ये किसने दी थी? नेपोलियन ने। लेकिन हुआ क्या? ये खुद को मॉडर्न बना नहीं पाए। तो इन सब ने कितना अच्छा काम किया। 4 बड़ी ताकतों ने, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया ने कलेक्टिवली किसको हरा दिया? नेपोलियन को। ये बैटल ऑफ वाटरलू थी दैट टुक प्लेस इन 1815। हेलो, देखिए बेटे कितनी बड़ी बड़ी 4 ताकत है, साथ आए, किसको हराया? नेपोलियन को। अब इन्होंने एक ट्रीटी लगाई, और जिसके हेड किसको? ये वियना में बनी थी। इसका नाम पड़ा ट्रीटी ऑफ वियना। 1815 में इसका हेड कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, हुआ क्या ट्रीटी में। मैंने बहुत आसान शब्दों में समझा है। नेपोलियन के चेंजेस अनडन कर दिए गए। तुमने पढ़ा था नेपोलियनिक कोड, वो बहुत सारे बदलाव लाया था, वो सब खत्म। बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया गया, जो लुइस 16 वाली डायनेस्टी थी। फ्रांस ने जो भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर जीती थी वो फ्रांस से छीन ली गई। सीरीज ऑफ स्टेट्स बना दिया गया बॉर्डर पर। सपोज ये बॉर्डर है, इस पर उन्होंने अपनी टेरिटरीज बना दी ताकि दोबारा से कभी फ्रांस से एक्सपेंशन ना हो। 39 टुकड़े जो नेपोलियन ने इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किए, उन्हें टच भी नहीं किया है। उन्होंने कहा भाई हमारा भी एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा? आसान रहेगा। अब देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है अगर समझना चाहें। जो फ्रांस की टेरिटरीज थी वो कैसे बटी? किंगडम ऑफ नेदरलैंड, जिसमें बेल्जियम थी, वो कहाँ सेटअप कर दी गई? नॉर्थ में। एन से नेदरलैंड्स, एन से नॉर्थ। गोवा के लोगों ने पाई खाई, यानी जिनेवा ऐड कर दिया गया पाइडमोंट में। प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स मिले, इसमें से एक के टेरिटरी भी थे। और ऑस्ट्रिया को नर्दर्न इटली का कंट्रोल मिला। रशिया को किसका कंट्रोल मिल गया? पोलैंड का। देखो, अगर याद करना चाहे, एन से नीदरलैंड, एन से नॉर्थ। गोवा के लोगों ने पाई खाई, प्यारे रशिया के लोग वेस्टर्नर्स बन गए। ऑस्ट्रिया के लोगों ने पास्ता खाया, रशिया के लोगों ने पोलो खाई। तो ये सारी टेरिटरीज का ऐसे डिवीजन हुआ था। मैंने कोशिश तो यही किया, 1 मार्क्स भी कवर्ड रहे। लेकिन जितनी भी रिजाइम्स बनी सब ऑटोक्रेटिक बनी। मींस जो भी नई सरकारें बनी है नेपोलियन के हारने के बाद, वो बहुत खतरनाक रही। ऑटोक्रेटिक मींस खुद का रूल चाहती थी, कोई क्रिटिसिज्म, कोई डाइसेंट टॉलरेट नहीं था। अगर आप इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, यू विल बी क्रिपल्ड इमीडिएटली।
इन्होंने क्या किया, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था इनकी लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी मीन्स लीगल बेसिस। व्हाट इज द लीगल बेस ऑफ ए किंग? पूछने जाओगे किंग उड़ा देंगे। सेंसरशिप चलाई, पूरी तरह से लोगों का मुंह बंद कर दिया। प्रेस, न्यूज़पेपर, जिसमें भी जो छापा जा सकता था वो कंट्रोल्ड के साथ छपा। लोगों को क्या नहीं मिली? फ्रीडम एंड द लिबर्टी, सारी आज़ादी छीन ली गई। और लास्टली हुआ क्या, इसका असर निकल कर क्या आया? जो रिवोल्यूशनरीज थे उस रूप में हमारे सामने लोग आए। रिवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या है? आप नेशन स्टेट्स के लिए लड़ाई कीजिए, जो पहले समझा। लिबर्टी और फ्रीडम के लिए आपने लड़ाई, आज़ादी के लिए लड़ाई कीजिए। और आप किसकी फॉर्मेशन जरूरी चाहेंगे? नेशन स्टेट्स की। इसके लिए आपको किसको अपोज करना पड़ेगा? सभी मोनार्क्स को। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आप भी एक रिवोल्यूशनरी हैं। सबसे फेमस गजीबी मजीनी रहा। ये जिनेवा में पैदा हुए थे 1807 में। ये मेरे से गलती हुई है, करेक्टेड टू 1807। इन्हें कार्बन चैप्टर पसंद था तो कौन सी सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी? कार्बोनरी। जब 24 साल के हुए तो गुड़िया खरीदनी पड़ी, इसलिए इन्होंने रिवोल्यूशन कहाँ पर करी? लिगुडिया में। और इन्हें एग्जाइल मिला। जब वापस लौट कर आए तो इन्होंने यंग इटली कहाँ पर बनाई? मर्सलीज में। और यंग यूरोप एक सीक्रेट सोसाइटी कहाँ बनाई? बर्न में। मकसद क्या था इंसान का कि मैं इटली को पैच वर्क में नहीं देख सकता, मैं क्या बनाऊंगा? इटली को एक नेशन स्टेट्स। इसके लिए बेटे अब देखो ध्यान से समझना, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज तो बनाई, जगह कहाँ पर बनी है? जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। अब मजीनी रिलेंटलेस थे। रिलेंटलेस पुष्पा, झुकते नहीं थे, कहते थे नहीं, किंग्स को हटाना है और क्या लाना है? नेशन स्टेट्स। कोई इनको ये अपोजिशन में रहते थे मोनार्क्स की, इतना ज्यादा अपोजिशन कि सारे के सारे मोनार्क्स या कंजर्वेटिव इनसे डरते थे। और ड्यूक मेटरनिच ने तो इवन कमेंट कर दिया, अगर कोई हमारा सबसे बड़ा शत्रु है इस समय तो वो कौन है? हमारे पास मजीनी है। तो ये देखिए बेटा, हमारे पास कितनी खतरनाक चीज़ों को अगर हम पिक्चर्स की फॉर्म में समझते हैं तो थोड़ी सी आसान हो जाती हैं चीज़ें। प्रॉप्स हमेशा काम नहीं आते, लेकिन जब काम आते हैं तो बहुत ज़बरदस्त काम आते हैं।